So basically what we need to do over here is कि हमारे पास matrices में एक क्वेश्चन आता है यूजुअली पेपर 1 में, लेकिन कुछ केसेस में पेपर 2 में भी देखा गया है ये क्वेश्चन, दैट द एग्जामिनर वुड से दैट अ सीट in a stadium was booked at $12 for adult and $6 for kid. Mina, we are continuing with matrices क्योंकि matrices हमने last classes में cover किया था. We would just go through a small logic of it, a little concept from paper 1 और hopefully आज ही wrap up हो जाएगा. So we'll be starting the next chapter. तो हमारे पास क्वेश्चन है that a seat in a stadium was booked at $12 for adult and $6 for a kid. Now they have told that there were 500 adults and 150 kids in a stadium on a certain day. Represent your data in the form of a matrix. तो हमें एक मैट्रिक्स डेवलप करना है यहाँ पर, जिसके लिए हमें डाटा पहले से गिवन है. Now they are saying that it was actually $12 for an adult and $6 for a kid. तो जब भी कभी आप एक टाइप का डाटा देखेंगे तो उसको एक ही मैट्रिक्स के अंदर रखना है, और अगर आपको एक और टाइप का डाटा नजर आए उसी क्वेश्चन में तो उसके लिए आपने एक अलग से मैट्रिक्स डेवलप करना है. आप उन दोनों डाटास को एक ही मैट्रिक्स के अंदर बंद नहीं कर सकते. Like if I use 12 and 6 and I am also using 500 and 150, तो मैं इन दोनों को एक मैट्रिक्स के अंदर बंद नहीं कर सकता. What I would do is I would make sure कि भाई इन दोनों डाटास को अलग अलग मैट्रिसेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए. तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट के लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे. सो दैट वुड गो लाइक दिस. आप 12 and 6 कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं और कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस. अब आपने क्या करना है, आपने एक डाटा सेट को कंप्लीट कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, और अगर मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मैं इसको वर्टिकली रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, तो अब जो मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स डेवलप करने लगा हूं विच इज एक्चुअली फॉर द काउंट, तो उसको मैं फिर हॉरिजॉन्टली डेवलप करूंगा. अगर मैंने एक मैट्रिक्स को वर्टिकली डेवलप किया है तो सेकंड मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टली डेवलप करूंगा. उसका रीजन क्या है वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा. सो वी आर हैविंग इट एज 500 and 150. Now there's something very important about the number placement. नंबर प्लेसमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पर, वो आप लोगों ने समझनी है. कि अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास $12 एडल्ट के टिकट की कॉस्ट थी. तो मैंने $12 को लेट सपोज अगर पहले यूज कर लिया है, तो मैंने जब एडल्ट के काउंट को लिखना है, जब मैं एडल्ट काउंट को लिखने लगा हूं तो वो भी फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स में पहले आएगा. ऐसा नहीं है कि आपने एडल्ट की कॉस्ट को पहले लिख दिया और फिर एडल्ट के काउंट को आप बाद में लिख रहे हैं. ऐसा नहीं हो सकता. इफ यू आर राइटिंग द एडल्ट कॉस्ट फर्स्ट, तो आपने उससे रेलेवेंट जितना भी डाटा है अब मजीद मैट्रिसेस के अंदर, उन सब में उस डाटा टाइप को या उस डाटा फॉर्मेशन को सबसे पहले लिखना है. बाद में नहीं लिख सकते, सेंटर में भी नहीं लिख सकते. जो पोजीशन आपने एलोकेट कर दी है एडल्ट्स को, वही पोजीशन अब यूज होगी हर एक मैट्रिक्स के अंदर. एंड इफ वी कम टूवर्ड्स आवर लाइक किड्स, तो हमारे जो किड्स का डाटा है वो एंड पर लिखा गया है. अगर यहाँ पर आप देखें तो किड्स के डाटा को मैंने एंड पर लिखा है ओवर हियर. सो आई वुड राइट देम इन द एंड फॉर ईच एंड एवरी सिंगल मैट्रिक्स. नाउ
अब भले वो कॉस्ट हो, भले वो उनका काउंट हो, या कोई भी डाटा हो रिलेटेड टू द किड्स, अब वो एंड में ही आएगा. आई एम नॉट एलिजिबल टू राइट इट at any other place or position in any other matrix for this particular case. तो ये चीज आपने जहन में रखनी है. अब इस पार्ट के बाद एग्जामिनर भाई आपसे ये कहते हैं that you need to find the product of the matrices that you found. तो अब ये हमें कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट निकाल दो. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो. तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये मल्टीप्लाई करने के लिए आपने दोनों मैट्रिसेस को उठाना है और उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है बाय द सेम लॉजिक, जो कि आप लोगों को पहले बताई जा चुकी है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. लाइक जब भी मल्टीप्लीकेशन करनी है मैट्रिसेस की, तो क्या याद रखना है? दैट द कॉलम्स फ्रॉम द फर्स्ट वन shall be equivalent to the rows of the second one. ये आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी. अब इस कंडीशन को याद रखते हुए आपने बस ये मेक श्योर करना है कि जब भी कभी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल करते हुए चलेंगे. अब आप क्या करने लगे हो? आप 12 और 6 को मल्टीप्लाई करवाने लगे हो विथ 500 एंड 150. अब यहाँ पर एक चीज जो आप चेक करेंगे वो ये कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, वो इक्विवेलेंट आ रहे हैं विद द रोज ऑफ सेकंड वन और नॉट. तो जरा ऑर्डर लिख लेते हैं. इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 by 1. इट्स हैविंग 2 रोज एंड हैविंग 1 कॉलम. तो ये हो गया 2 by 1. अगर हम सेकंड मैट्रिक्स को चेक करें तो सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है विद 1 रो एंड 2 कॉलम्स. और यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों ने रिकॉल करनी है वो ये कि जब हम मैट्रिसेस डिजाइन कर रहे थे राइट ओवर द टॉप ओवर हियर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एक मैट्रिक्स को अगर आप वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं तो दूसरे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टली रखना है. उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि अब मेरे पास यहाँ पर कॉलम्स और रोज इक्विवेलेंट आ जाएंगे एंड वी वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस इजीली. अब हमें ये टेंशन नहीं होगी कि यार ये मल्टीप्लाई होंगे या नहीं, और अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, समझ ही नहीं आ रहा. ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि आपने एक मैट्रिक्स को वर्टिकली और दूसरे को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया था. नाउ विद दैट बीइंग अंडरस्टूड, अब हम इसको करने लगे हैं मल्टीप्लाई. तो अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई की लॉजिक क्या थी? दैट वी नीड टू काउंट द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स. आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को काउंट करना है और उतनी ही बार कॉपी कर देना है अपने मैट्रिक्स को. उसके बाद आप करेंगे मल्टीप्लाई. अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने 500 को करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड द 150 is going to be multiplied over here like this. तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा एंड योर आंसर इज एक्चुअली गोइंग टू बी 6000, then 3000, then it's going to be 1800 and finally 900. तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉर्ट आउट होकर आ जाएगा. एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने अगर मैट्रिक्स को एक बार कॉपी किया है और फिर आप उसको दोबारा से कॉपी कर रहे हैं तो बीच में एडिशन नहीं आएगी, है ना. दैट वाज द एग्जैक्ट थिंग आई वाज एक्सप्लेनिंग. यहाँ पर यूजुअली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है दैट सर वोंट वी ऐड देम अप. तो भाई हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे. रीजन ये है कि हमारा जो पहला मैट्रिक्स है वो एक बार कॉपी हुआ है यहाँ पर और फिर सेकंड टाइम कॉपी हुआ है यहाँ पर. तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि जब भी आप एक बार कॉपी करते हैं तो उसकी रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज साइड बाय साइड लिखी होती हैं उनको ऐड करना होता है. और अगर आप सेकंड टाइम लिख रहे हैं मैट्रिक्स को तो उसमें भी जो साइड टू साइड वैल्यूज होंगी उनको ऐड करना है. फॉर योर रिविजन आई विल जस्ट गो बैक टू द मल्टीप्लीकेशन केस. ओके, यस, हियर वी आर. आप अगर यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर मैंने
4, 9 और 6, 3 को एक बार कॉपी किया है। और आप नोटिस करेंगे कि क्योंकि मैं एक बार कॉपी कर रहा हूं, तो अब जो भी साइड बाय साइड वैल्यूज होंगी उन सारी वैल्यूज को मैंने ऐड करना है प्रॉपरली। तो साइड बाय साइड एडिशन रहेगी। जब भी कभी आप दो बार कॉपी करते हैं तो उन दोनों को ऐड नहीं करना है आपने। आप एक बार जिस मैट्रिक्स को कॉपी कर रहे हैं उनकी साइड टू साइड वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हैं। दो डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस को आपस में ऐड नहीं करते हम कभी भी। I'll just go back to one other example. So if you see over here, हमारे पास एक मैट्रिक्स है B और इसको मैंने कॉपी किया था दो बार। If you see, I copied it twice. तो जब मैंने दो बार कॉपी किया है तो पहले मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं वो साइड बाय साइड ऐड हुई हैं यहाँ पर, लाइक 4, 9, 6, 3 वर बीइंग एडेड अप। और यहाँ पर भी हमारे पास ये वैल्यूज साइड बाय साइड ऐड हुई हैं। लेकिन हमने ये नहीं किया कि भाई इन वैल्यूज को पकड़कर आपस में भी ऐड कर दें। वी आर नॉट डूइंग इट लाइक दैट। हमने वैल्यूज को साथ में ऐड उस वक्त करना होता है जब वो सेम मैट्रिक्स से आ रही हो। इफ दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम मैट्रिक्स, वी आर नॉट गोइंग टू ऐड देम अप। तो यही केस कुछ यहां पर परफॉर्म हुआ है। इफ यू सी दैट वी वर हैविंग टू डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स कॉपीड। तो एक बार हमने एक मैट्रिक्स को कॉपी किया था और फिर दोबारा से उसी मैट्रिक्स को अगर कॉपी कर रहे हैं तो वैल्यूज को आपस में ऐड नहीं करना है। और एडिशन सिर्फ साइड बाय साइड ही होती है, ऊपर नीचे ऐड नहीं कर सकते। सो दैट वाज द कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए हम यहाँ पर एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहे। नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें, otherwise we'll move forward. Yes, any one of you having any sort of query or any problem? Okay, it seems like all of you are perfectly clear. तो अब हम जा रहे हैं next part की तरफ, which is part C, and that is actually the last part for this type of question. अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर ये कहता है that we need to find the meaning or the term found by the product. तो प्रोडक्ट हमें क्या फाइंड करके दे रहा है ये हमें समझना है। बट बिफोर दैट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। वन ऑफ यू इज हैविंग अ प्रॉब्लम, तो पहले मैं मल्टीप्लीकेशन को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवर हियर द ऑर्डर वाज 2 by 1 एंड ओवर हियर इट वाज 1 by 2। सेंटर की वैल्यूज अगर सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। अब कंडीशन ये है मल्टीप्लीकेशन के लिए कि जब भी कभी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट मैट्रिक्स के कॉलम्स को काउंट करोगे। राइट मैट्रिक्स के कॉलम्स को काउंट करोगे। सो एज यू कैन सी वी आर हैविंग 2 कॉलम्स ओवर हियर। तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 बार कॉपी करना है। नाउ वी आर कॉपिंग इट ट्वाइस। जब आप अपने मैट्रिक्स को 2 बार कॉपी कर लेंगे तो जो आपकी यहाँ पर पहली टर्म है इन द राइट मैट्रिक्स, जो भी पहली टर्म है विच इज एक्चुअली 500 इन आवर केस, तो वो यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई। और फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड टर्म या सेकंड वैल्यू है विच इज 150, वो हो जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई। एंड सिंस वी आर मल्टीप्लाइंग टू डिफरेंट मैट्रिसेस लाइक 12 and 6, एक बार कॉपी हुआ है यहाँ पर और फिर नेक्स्ट टाइम कॉपी हुआ है यहाँ पर। तो जब 2 बार आप अलग अलग कॉपी कर रहे हैं तो उन वैल्यूज को ऐड नहीं किया जाता। तो एडिशन कब होगी, जब डिफरेंट वैल्यूज आप एक ही मैट्रिक्स के अंदर रखकर सॉल्व कर रहे हो। लाइक इफ वी वर हैविंग समथिंग लाइक 12 by 500 and then we were having another value of 7 by 500, तब आपने ऐड करना था। लाइक इफ वी वर हैविंग अ मैट्रिक्स ऑफ 12, 9, 7 and 3, तो आपने लिखा 12 by 500, फिर आपने लिखा है 9 by 500। then if we were having 560 with 7 and we were having 3 with 560 again। तो कंडीशन क्या है कि अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स डील कर रहा हूं जिसमें के 4 वैल्यूज हैं तो उन वैल्यूज को आप ऐड करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसमें वैल्यूज ये सिर्फ 2 होंगी
लाइक दिस 12 एंड 9, तब आपने 12 एंड 9 को अगर 2 बार ऐसे कॉपी किया है और आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं लाइक दिस, तब आपने मल्टीप्लीकेशन तो करनी है लेकिन सेंटर में एडिशन नहीं लगाएंगे. यू वोंट पुट एडिशन इन द सेंटर इन एनी सच केस. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर नाउ. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, जहां पर एग्जामिनर भाई हमसे ये पूछ रहे हैं कि यार आपने मल्टीप्लीकेशन तो कर दी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आपने प्रोडक्ट निकाला है वो प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द रिटर्न ऑन ईच सेट. लाइक $12 के रेट पर अगर हम 500 स्टूडेंट्स को सीट्स देते हैं तो हमारा रिटर्न क्या होगा, और अगर हम $6 के रेट पर 500 को रिटर्न देते हैं तो हमारा रिटर्न क्या होगा. नाउ इफ वी आर हैविंग $12 फॉर 150 किड्स, what is going to be the return, and if we are giving a rate of $6 for 150 kids, तब हमारा रिटर्न क्या होगा. तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए दैट एक्चुअली द प्रोडक्ट इज टेलिंग अस द रिटर्न ऑन डिफरेंट केसेस ऑफ सीड्स, लाइक डिफरेंट कॉस्ट ऑफ सीड्स के ऊपर हमें रिटर्न बताया जा रहा है बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये लिखना है दैट इट इज टेलिंग अस द टोटल, इट इज टेलिंग अस द टोटल. तो ये एक यूनिवर्सल आंसर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एप्लीकेबल होता है और कुछ केसेस में ये आंसर एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि भाई थोड़ा सा मेहनत कर लें, थोड़ी सी कोशिश करें और फाइंड करने की ट्राई करें कि हमारा जो प्रोडक्ट आया है प्रीवियस पार्ट में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि आपको एक एक्चुअल आंसर मिल जाए. लाइक इन आवर केस इट्स रिप्रेजेंटिंग the return it's representing the return on different rates of seeds for adults and kids. Now this is how you would write the answer for this particular query. अब आपने क्या करना है, आपने बस ये make sure करना है that whenever you are giving any answer like this, तो हमारा जो आंसर हो वो एक्सप्लेन्ड हो डिटेल में, और जो भी हमारा प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम सही तरीके से इलेबोरेट कर सकें. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट मोर देन 2 or 3 लाइंस ऑन दिस, लेकिन जो भी आप लाइंस लिख रहे हैं दे शुड बी एक्यूरेट एंड वेल डिफाइनिंग टूवर्ड्स योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो और ज्यादा डिटेल्ड ना हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली एक ही मार्क के आते हैं और वो सिर्फ आपसे एक थंब इम्प्रेशन या एक थंब रूल चेक करना चाह रहे होते हैं कि आप बस वो टर्म यूज कर सकें स्पेसिफिक, जो कि वो एग्जामिनर चाह रहा है या एग्जामिनर की डिमांड है एक्चुअली. लाइक ओवर हियर द थंब कंडीशन वुड बी द डिफरेंट रेट्स ऑफ सीड्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो ये टर्म अगर आपने यूज कर ली, आपने पूरे पैराग्राफ या पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाया, सिर्फ आपने लिख दिया डिफरेंट रेट्स ऑफ सीड्स, तब भी आपको मार्क मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन बेस्ड है ये. तो एग्जामिनर आपसे एक थंब सेंटेंस या एक थंब वर्ड चाह रहा होता है. अगर वो वर्ड आपने यूज किया है, वो टर्म आपने यूज की है, तो आपको मार्क मिल जाएगा, वेदर यू आर राइटिंग इट इन अ पैराग्राफ और इन अ सिंगल लाइन. तो दैट्स कम्प्लीटली ओके विद द एग्जामिनर, बस वो जो एक वर्ड या एक टर्म है वो मौजूद होना जरूरी है. नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. तो यहाँ पर हमारा मेट्रिसेस का कॉन्सेप्ट हो गया है कंप्लीट. अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एंड दैट इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 19. तो अब आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करना है दैट विच चैप्टर शैल वी स्टार्ट.
लॉजिकली और सिक्वेंशियली अगर देखें तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बनता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेट्रिसेस से रिलेट करता है काफी। तो अगर आप लोग कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट हम प्रोबेबिलिटी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगा, कोई और चैप्टर बता दें। वी हैव डिफरेंट चैप्टर्स, वी हैव स्टैटिस्टिक्स एज वेल, तो स्टैटिस्टिक्स भी बिल्कुल स्टार्ट किया जा सकता है। एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशंस, वी हैव नंबर पैटर्न्स एंड सीक्वेंस। जी, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे भाई? यस, शैल वी स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स? ओके, नंबर पैटर्न्स का भी वोट आ गया भाई एक, तो अब जल्दी से बता दें, नंबर पैटर्न्स या स्टैटिस्टिक्स? ओके, तो हम फिर नंबर पैटर्न्स स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव वन मोर वोट ऑफ नंबर पैटर्न्स। ओके, तो नंबर पैटर्न्स के वोट ज्यादा हो गए, तो नंबर पैटर्न्स स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 19। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नंबर पैटर्न्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी है वो ये कि पेपर में दुआ करके जाना है कि भाई पेपर 2 में ना आ जाए नंबर पैटर्न्स, बस ये एक काम आप कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इस चैप्टर में अंटिल ये पेपर 1 में आता है। यस, वी विल डू लोसाइन कंस्ट्रक्शन एज वेल, क्लास में ही करेंगे। और उसके लिए बेसिकली होगा ये कि आई टेल यू गाइज अबाउट द यूज ऑफ कंपास एंड एवरीथिंग, तो वो आप लोगों ने ही करना है, ऑल्दो मैं गाइड करता रहूंगा, सो इट वुड बी स्लाइटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। जैसे यूजुअली हमारी एक्सप्लेनेशन होती है चैप्टर्स की, लोसाइन कंस्ट्रक्शन के लिए वैसी नहीं होगी, थोड़ा सा डिफरेंटली पढ़ेंगे उसको हम। तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं नंबर पैटर्न्स को। अब समझने की चीज ये है कि भाई नंबर पैटर्न्स में हम करते क्या है। तो नंबर पैटर्न्स के अंदर जैसा कि नाम बता रहा है, आप पैटर्न को, नंबर्स के पैटर्न्स को जज करते हैं और उसको यूज करते हुए अपने डिफरेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अपने डिफरेंट फार्मूलाज जनरेट करते हैं, और फिर उस सीक्वेंस में किसी भी टर्म के लिए आंसर फाइंड कर लेते हैं। लाइक इफ आई एम हैविंग अ टर्म के भाई 1 3 5 7, और मैं आपसे कहूं कि भाई ये कौन सी टर्म है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये ऑड नंबर्स हैं, इट्स 1 3 5 एंड 7। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यार मुझे बताएं कि 30th ऑड नंबर कौन सा होगा, तो उसके लिए मुझे जरूरी है कि एक फॉर्मूला पता हो फॉर द ऑड नंबर्स, जिसमें कि मैं 30 को जैसे ही पुट करूं तो मुझे 30th ऑड नंबर पता चल जाए। तो ये सारी लॉजिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यूज करेंगे। So the first thing we are going to do over here is that we are going to understand the types of number patterns, and then we are going to generate the formulas for them. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई नंबर पैटर्न का पेपर शेयर क्या है। तो अगर हम पेपर शेयर की बात करें तो नंबर पैटर्न्स का पेपर 1 में शेयर रहता है फॉर अबाउट 3 to 4 मार्क्स, और पेपर 2 में ये चला जाता है तकरीबन 10 मार्क्स तक। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पेपर 2 में अगर नंबर पैटर्न्स आएगा तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम हो जाती है विद द पेपर 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग नंबर पैटर्न्स। अब नंबर पैटर्न्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। सो वी हैव अ पैटर्न ओवर हियर सेइंग दैट वी हैव 1 6 11 16 21। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि 21 के बाद हमारा नंबर क्या होगा, तो आप में से कोई है जो मुझे बता सके कि 21 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी हमारी? Which one is going to be the next term after 21? 26, exactly. तो अब ये हमारे पास लॉजिक है नंबर पैटर्न्स की। आप जब पिछले प्रीवियस नंबर्स को चेक करते हैं तो आपको एक सीक्वेंस, एक पैटर्न नजर आ रहा होता है टर्म्स के अंदर, और वही पैटर्न आप आगे भी फॉलो करते हुए चले जाते हैं। सो वी वर स्टैंडिंग एट 21, मैंने आपसे पूछा नेक्स्ट टर्म क्या होगी, आपने डायरेक्टली बता दिया 26। अब अगर मैं उससे आगे पूछूं तो अगेन आपने +5 करना है, एंड यू वुड एंड अप हैविंग योर आंसर। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे नेक्स्ट टर्म बताओ, मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे 556 टर्म बता दें कि 556 टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज गोइंग टू हैव व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू। तो उस वक्त प्रॉब्लम आ जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेचारे, दे स्टार्ट एडिंग अप 5
until they reach the 556th term. तो यहाँ पर दो चीजें हैं समझने वाली। सबसे पहली चीज ये कि जो भी नंबर आपको नजर आ रहा है, जो भी नंबर आपको नजर आ रहा है, उसको हम नाम देते हैं टी एन। उसको हम नाम क्या देते हैं? टी एन। और जो भी उसकी पोजीशन होगी उसको हम नाम देते हैं एन। तो अब यहां पर समझने की चीज ये है कि n इज एक्चुअली योर टर्म पोजीशन एंड टी एन इज योर टर्म वैल्यू। तो जो भी टर्म की पोजीशन होगी उसको आप n से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम पहली टर्म की बात करें तो उस पर n कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 पर n कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे? यस, एनी वन ऑफ यू हु कुड टेल मी? ओके, इट्स नॉट 16, ये बेसिकली पोजीशन है। This was your first term. Now this is your second term. Then it's your third term over here. और फिर हमारे पास आ जाती है फोर्थ टर्म। वेरी गुड वर्दा। तो हमारे पास फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि यार मुझे n की वैल्यू बता दें, तो n इज बेसिकली द पोजीशन। सीक्वेंस के अंदर पोजीशन को हम n कहते हैं। लाइक ओवर हियर वी हैव 26। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि n कितना होगा यहाँ पर? जी, what is going to be n? n is going to be 6 over here. Very good. तो n हमारे पास आ गया है यहाँ पर 6. Now if we move further और हम ये सोचें कि यार जब n हमारे पास 6 है तो उसको हम t के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम उसको लिखेंगे as t6 is equals to 26. लाइक ये जो t है हमारे पास, इसमें n आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है छोटा सा, that is actually the term position. So we would say that T6 is 26. अब आप में से कोई मुझे बता सकता है T5 की वैल्यू कितनी होगी? What would be the value of T5? 21. Very good. Now if I say कि यार मुझे T7 बता दें कितना होगा, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है T7 कितना होगा? 31. Very good. तो 31 हमारे पास T7 हो चुका है। अब ये हमें समझ में आ गया कि भाई n क्या है, टी एन क्या है, और ये कैसे रिलेट करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। तो इनकी जरा हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, देन वील मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ नंबर पैटर्न्स। सो n इज द पोजीशन ऑफ एनी गिवन टर्म in a pattern. While if we talk about Tn, so Tn is the value for any given position. Okay, I'll just repeat it again. Mina, आपने गौर से सुनना है अब। We actually are having two things over here. We are having n and we are having tn. तो एक चीज हमारे पास होती है n और दूसरी चीज हमारे पास होती है tn. तो n का और tn का रिलेशन क्या है ये जरा समझ लें। n is actually your position number. Like आप किस पोजीशन पर खड़े हैं वो n होता है, और उस पोजीशन पर वैल्यू क्या है उसको हम कहते हैं tn. So if we are standing over here, तो आप पैटर्न में देखें, 1 was your first term, 6 is your second term. तो हम n को क्या कहेंगे यहाँ पर? भाई n हमारे पास हो चुका है यहाँ पर 2, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा n यहाँ पर कितना है? 2. Now if we are standing over here, तो मैंने आप मुझे बता सकते हो what would be the value of n over here on 21? n कितना होगा मेरे पास? Any idea? 5. Very good. तो मुझे ये पता चलता है कि n मेरे पास हो गया है 5. नाउ इन द सेम वे अगर मैं टी एन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा एज लेट्स से T4. तो T4 इज एक्चुअली द वैल्यू फॉर द फोर्थ टर्म। सीक्वेंस में जो भी मेरी फोर्थ टर्म है उस पे वैल्यू कितनी है उसको हम लिखते हैं Tn से। तो आप मुझे बता सकते हो T4 कितना होगा मेरे पास? व्हाट वुड बी द वैल्यू फॉर T4? This was your first term, second, this was your third term,
एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर n कितना है मेरे पास 4। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई T4 बताएं, तो आपने एक्चुअली फोर्थ टर्म की वैल्यू बतानी है मुझे। सो T4 इज गोइंग टू बी 16। नाउ इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे T7 बताएं, तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि T7 आपके पास मौजूद ही नहीं है। यू डोंट हैव T7 इन द रिटन सीक्वेंस। तो अब वो आपने फिर जनरेट करना है। T7 आप जनरेट करेंगे बिकॉज यू आर ओनली हैविंग n until 6 ओवर हियर। तो सेवेंथ टर्म क्या होगी, 26 के आगे नंबर क्या होगा मेरे पास, इट वुड बी 31, और यही हमारा n7 होगा। सो T7 is actually going to be 31 for our answer. I hope this is perfectly clear now. तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लॉजिक की तरफ, और वो ये है कि भाई मेरे पास पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं, और उन टाइप्स को यूज करते हुए हम फॉर्मूलाज जनरेट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न से। तो टाइप्स ऑफ पैटर्न में मुझे ये याद रखना है कि एक्चुअली आई विल बी हैविंग 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैटर्न्स विल आई हैव? I will have 3 types of patterns. तो 3 टाइप के पैटर्न्स हैं हमारे पास। फर्स्ट और सेकंड आर इजी। दुआ ये करिएगा कि थर्ड टाइप का पैटर्न ना आए। अगर वो आ गया तो फिर तो बस हमारा जो है ना काम तमाम है। पेपर 2 में यूजुअली थर्ड पैटर्न आता है और बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्स्ट हमारे पास होता है इक्वल डिफरेंस का पैटर्न। द फर्स्ट वन इज विद इक्वल डिफरेंस। लाइक एक सर्टेन टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है वैल्यूज के अंदर और आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पर था हमारे पास, वी वर एडिंग 5 ओवर हियर। हम कंटिन्यूअसली 5 ऐड करते जा रहे थे, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही थी। लाइक वी वर ऑन 26, हमने +5 किया, 31 आ गया। इफ वी वर ऑन 31 +5 करेंगे 36 आ जाएगा, एंड द सीक्वेंस गोज ऑन। तो ये होती है हमारे पास इक्वल डिफरेंस वाली पैटर्न्स। यहाँ पर सिर्फ ऐड नहीं होता, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सो इफ यू आर स्टैंडिंग एट 1 और हम -5 की पैटर्न में चल रहे हैं, तो हम 1 के बाद आगे जाने के बजाय रिवर्स में जाना शुरू हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट टर्म वुड बी -4, फिर अगेन -5 करोगे तो -9 पे पहुंच जाओगे, एंड द सीक्वेंस वुड गो ऑन। तो पॉजिटिव्स भी हो सकती हैं डिफरेंसेस, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लाइक इट कुड बी +5, +7, +10, और वो माइनस में भी हो सकता है। सो इट कुड बी -3, -10, -20। तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं टर्म्स, लाइक एक कुछ सर्टेन नंबर, और कुछ सर्टेन नंबर ऐड भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, और इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी जनरेट करना सीखेंगे। सेकंड आपके पास होता है परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है ये हमने डिटेल में पढ़ना है आगे। बस यहाँ पर इतना समझ लें कि जो भी पोजीशन नंबर होती है उसी को आप स्क्वायर करके टर्म की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन नंबर को स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब आगे अगर हम चलें लास्ट की तरफ, तो लास्ट में आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट। सो यू वुड एक्चुअली बी डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है और डिफिकल्ट है, तो इसको हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। वी वुड एक्चुअली डायरेक्टली गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट व्हेन वी वुड बी डिस्कसिंग इट। तो अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पैटर्न टाइप है वो है इक्वल डिफरेंस। तो हम उधर से शुरू करेंगे और ये समझेंगे कि भाई इक्वल डिफरेंस कैसे बिहेव करता है और इसकी फॉर्मूला मेकिंग कैसे रहेगी। सो स्टार्टिंग अप विद इक्वल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम इक्वल डिफरेंस में एडिशन वाली टर्म्स को यूज कर रहे हैं। अब मेरे पास एक सीक्वेंस है जहां पर मैं कुछ एक सर्टेन टर्म ऐड कर रहा हूं। सो दैट्स एन एडिशन सीक्वेंस। नाउ दे आर सेइंग कि भाई मेरे पास एक सीक्वेंस है विद वैल्यूज ऑफ 2, 11, 20, 29, 38।
अब ये मेरे पास सीक्वेंस आ चुकी है और मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि T3 कितना है। यस मीना, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3? यस, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ T3? 20, वेरी गुड। तो हमारे पास T3 आ गया है 20। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है T6 कितना होगा? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ T6? जी, तो T6 कितना है मेरे पास? इट इज गोइंग टू बी 47, वेरी गुड। अब 47 कैसे आ रहा है, इसकी लॉजिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। देखें, अगर आप किसी भी टर्म को चेक करें तो हमारा जो डिफरेंस है वो +9 का बन रहा है। लाइक हर एक टर्म दूसरे से +9 होकर आगे बढ़ती जा रही है। लाइक 2 में हमने +9 किया, 11 हो गया, 11 में +9 करेंगे तो 20 हो जाएगा। एंड देन द सीक्वेंस वुड कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से चल रही है, और यही सीक्वेंस आप आगे भी कैरी ऑन कर सकते हैं टू फिगर आउट योर लेटर टर्म्स। लाइक मैंने आपसे T6 फाइंड करने को कहा तो आप सबने राइट अवे आंसर दे दिया बाय एडिंग अप 9। Yes, actually we would add up the sequence. Yes, Mina, we are not adding up the term number. हम टर्म नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं, हमने सबसे पहले क्रैक करना है उस वैल्यू को जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, और फिर उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी वो हो रही थी वही हम परफॉर्म करते हुए आगे चले जाएंगे। लाइक इफ आई आस्क यू अबाउट T7 नाउ, तो T7 कितना होगा? एनी वन ऑफ यू? इट इज गोइंग टू बी 56, वेरी गुड। इट्स गोइंग टू बी 56 क्योंकि हमने 9 ऐड किया है, और यहां पर जब आप 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास 56 बन जाएगा। जब आपने एक टर्म पिक कर ली कि भाई 9 ही ऐड हो रहा है, तो हम हर एक वैल्यू के अंदर 9 को ऐड करते हुए जाएंगे एंड वी वुड एंड अप गेटिंग आवर लेटर आंसर्स। तो इस तरीके से हमने ये लाइक कोड एक ब्रेक कर लिया है। वी हैव ब्रोकन द कोड के +9 हो रहा है हर एक टर्म के अंदर। अब इस सीक्वेंस को और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम बनाने लगे हैं यहाँ पर फॉर्मूला। तो एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है that the examiner would say that we are having a sequence right over here. He would first ask you about T3, जो कि वहीं पर लिखी हुई आपको नजर आ जाएगी। तो उसने T3 आपसे पूछ लिया है, फिर उसके बाद वो कोई एक ऐसी रैंडम टर्म आपसे पूछेगा which he could right away solve and find. लाइक मैंने आपसे T7 पूछा था तो आप लोगों ने 9 ऐड करके मुझे T7 बता दिया। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ही वुड से दैट कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला फॉर द सीक्वेंस। तो अब मुझे फॉर्मूला डेवलप करना है। तो फॉर्मूला डेवलप करने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई जो भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसको पकड़ के ले आए अपने पास। तो मैंने यहां पर लिख लिया +9। इक्वल डिफरेंस के लिए फॉर्मूलाज बनाना सिखा रहा हूं, ये हर एक पैटर्न के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जब भी आप कुछ एक सर्टेन टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ये सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल होगा। नाउ वी आर हैविंग +9 एज दी डिफरेंस, उसको हमने पकड़ा और अपने पास लिख लिया। वंस वी आर डन विद दैट, तो अब हमने इसके साथ लिखना है n। इसके साथ क्या लिखना है? n लिखना है। अब आप कोई भी n की एक टर्म उठाएं, लाइक 1 2 3 4 में से कोई भी एक टर्म उठाएं n की, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दें। तो n और 9 हो जाएंगे मल्टीप्लाई। लेट्स से आई एम यूजिंग 1 ओवर हियर, मैं n को 1 यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? इट इज टर्निंग आउट टू बी 9। लेकिन जब n मेरे पास 1 है तो सीक्वेंस क्या बता रही है? व्हेन n इज 1 द सीक्वेंस इज टेलिंग मी दैट द आंसर शुड बी 2। आंसर कितना होना चाहिए? n1 पे 2 होना चाहिए, और मेरे पास कितना आ रहा है? इट्स टर्निंग आउट टू बी 9। तो यहां से कुछ मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अब, सो दैट आई एंड अप हैविंग 2। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से -7 कर दूंगा, एंड दैट वुड एक्चुअली गिव मी 2 एज द आंसर।
तो जो आपने यहाँ पर फॉर्मूला डेवलप करना शुरू किया था उधर भी आप लिखेंगे -7। नाउ आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू पीपल, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल और डिफिकल्ट है, तो ये एक बार में होपफुली समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू पिक अप द डिफरेंस। जो भी आपका डिफरेंस है, लाइक +9 है, -4 है, -10 है, 20 है, वट एवर द डिफरेंस इज, वो डिफरेंस आप पकड़ें, उस डिफरेंस को लिखें अपने पास और फिर मल्टीप्लाई कर दें n के साथ। जो भी आपका डिफरेंस है उसको पिक करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। वंस यू आर डन विद दैट, अब आपने n की जगह पर कोई वैल्यू पुट इन करनी है। लाइक आई यूज्ड 1 प्रीवियसली, अब मैं n की जगह पर 2 पुट कर रहा हूं। तो पता ये चला कि भाई n2 पर मेरे पास आंसर बन रहा है 18, लेकिन सीक्वेंस ये बता रही है कि n2 पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ दिस 18। इस 18 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, सीक्वेंस के लाइक कोइंसेशन में आ जाए। सो माय आंसर एंड द आंसर फ्रॉम द सीक्वेंस शुड बी कोरिलेटेड, दे शुड बी सेम। तो हमारे पास 18 बन रहा था, हमने यहाँ पर -7 कर दिया है, एंड दैट एंडेड अप गिविंग एज 11। तो जो हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है विच इज करेंटली 9n, वहां से भी हम -7 कर देंगे, एंड द फाइनल फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी 9n - 7। तो t की कोई भी वैल्यू हो, लाइक tn के लिए हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया है, जिसका मतलब यह है कि tn की कोई भी वैल्यू हो उसको हम इस फॉर्मूला से फिगर आउट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। लाइक इफ आई एम टेलिंग यू कि भाई t7 फाइंड करें, तो आपने n की जगह पर क्या पुट इन कर दिया है, यहाँ पर 7 पुट इन कर दिया है। सो वी वुड पुट 7 इनटू द फॉर्मूला and that would give us 63 - 7 and the answer turns out to be 56। अब अगर आप चेक करें तो आपका पहले जो ऐड करने के बाद आंसर आ रहा था वो भी 56 ही था, which means that your formula is absolutely correct। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलाज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जब फॉर्मूला क्रिएट किया होगा तो एग्जामिनर भाई आपको देंगे 2 मार्क्स। एग्जामिनर भाई आपको कितने मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स देंगे। So the marking scheme would go like 1 mark for this particular value। जब आपने n और 9 को मल्टीप्लाई करवाया है वहां पर आपको मिलेगा पहला मार्क, और जब आपने कंप्लीट फॉर्मूला लिख दिया होगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा सेकंड मार्क। सो दिस इज हाउ योर मार्क्स वुड बी डिवाइडेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एग्जामिनर भाई नेक्स्ट पार्ट में ये कहते हैं कि आप मुझे फाइंड कर दो T24। तो T24 फाइंड करना है, और यहां पर मुझे एक टर्म दी गई है हेंस। तो हेंस की जो टर्म है ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हेंस का मतलब होता है यूजिंग द प्रीवियस आंसर। तो आपका प्रीवियस आंसर क्या था, इट वाज 9n - 7। सो वी नीड टू यूज 9n - 7 फॉर T of 24। 9n - 7 में n की जगह पर हम रखेंगे 24 और यहां से फाइंड करेंगे इसका फाइनल आंसर। यूजुअली ये क्वेश्चन पेपर 1 में आता है, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा इफ यू आर फ्रॉम ओ लेवल्स। IGCSE वालों की टेंशन नहीं है, उन लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होगा इन पेपर 1 एज वेल। तो 9 × 24 अगर आप करें सॉल्व तो इट वुड टर्न आउट टू बी 216, और फिर -7 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 209। नाउ दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर T of 24। यूजुअली ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आता है, और यहाँ पर अगर आपको 2 मार्क्स की डिवीजन समझाऊं तो पहले आपने अगर फॉर्मूला यूज किया है तो आपको मिलेगा 1 मार्क, और जब आप दूसरा मार्क गेन करने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा आंसर पे। सो द सेकंड मार्क इज ऑन दी आंसर। एक चीज जो याद रखनी है वो ये कि पूरे हमारे चैप्टर नंबर 19 नंबर पैटर्न्स में एक चीज कॉमन है, और वो ये
कि जब भी आप आंसर देंगे तो वो अंडर ECF होता है, और ECF की कंडीशन ये है कि आपके पास जो टर्म्स हैं वो अगर आप गलत फाइंड करते हैं और आपने फॉर्मूला गलत बना दिया है और आप आंसर निकालने लगे हैं, तो आपको 1 मार्क आंसर पे फिर भी मिल सकता है अंडर ECF। तो आपको 1 मार्क आंसर का मिल जाएगा, ऑल्दो आपकी इक्वेशन का मार्क काट लिया जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके पास बनता है फॉर अ सिंगल मार्क, अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता, फिर क्या होना था? फिर ये होना था कि आपको कंडीशन लगती CAO। तो CAO की कंडीशन ये कहती है कि भाई आंसर चाहिए और करेक्ट आंसर ही चाहिए बस। सो इट्स CAO विच मीन्स करेक्ट आंसर ओनली। तो करेक्ट आंसर ओनली की कंडीशन उस वक्त लगेगी जब 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, और ECF उस वक्त लगेगी जब आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो नंबर पैटर्न्स के अंदर 2 कंडीशंस चलती हैं। एक कंडीशन हमेशा ECF वाली 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे, और CAO वाली कंडीशन 1 मार्क के क्वेश्चन पे। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हेंस की जो टर्म है वो भी ध्यान में रखनी है, दैट व्हेनेवर वी सी द टर्म ऑफ हेंस इट मींस दैट वी आर गोइंग टू यूज द प्रीवियस आंसर। अब यहां पर हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई है कंप्लीट फॉर द बेसिक इक्वल डिफरेंस सीक्वेंस। अब हम एक और सीक्वेंस ट्राई करते हैं, उसके बाद तीसरी सीक्वेंस आप लोगों को एज अ होमवर्क दी जाएगी। तो एक सीक्वेंस अब मेरे पास आने लगी है एज 7, 11, 15 एंड 19। तो सबसे पहले पार्ट में ये आपसे कह रहे हैं कि यार मुझे आप बता दो T of 2। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है T of 2 कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T of 2? इट्स 11। वेरी गुड। तो हमारे पास T of 2 आ गया है 11, एंड दैट इज ऑल्सो अंडर द कंडीशन ऑफ CAO, so that would reward you 1 mark for the correct answer. Now for the second part they are saying that I need to figure out the T of 5। तो T of 5 बता सकता है आप में से कोई मुझे? What would be the value of T of 5? 23। वेरी गुड। तो हमारे पास T of 5 आ गया है 23। Now in the next part the examiner is saying that you need to find a formula for Tn। तो Tn का फॉर्मूला आपने फिगर आउट करना है यहाँ पर। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई क्योंकि एक सर्टेन टर्म ऐड हो रही है, तो आपने उस एडिंग टर्म को पिक करना है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या ऐड हो रहा है यहाँ पर? इट्स 4। तो हम 4 को पिक करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? वी वुड मल्टीप्लाई इट विथ n। वेरी गुड। तो हम n के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे ही आपने डिफरेंस को पिक किया और n से मल्टीप्लाई करवाया, तो आपने अब करना है एक सर्टेन नंबर को एज एन एग्जांपल सेट, लाइक आई एम यूजिंग 3। n की जगह पर मैंने रख लिया है 3। सो 4 times 3 इज एक्चुअली गोइंग टू गिव मी 12 एज द आंसर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई मेरे पास तो बन रहा है 15। इट्स बेसिकली 12 एज द इक्वेशन आंसर। अंटिल नाउ हमारी इक्वेशन ये बता रही है कि आंसर कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। लेकिन सीक्वेंस क्या कह रही है? सीक्वेंस ये कह रही है कि आंसर कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। सो वी वुड सी कि हम 12 के साथ ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि वी एंड अप हैविंग द आंसर एज 15। तो क्या करेंगे हम ऐसा? वी वुड एड अप 3 विद दिस 12। तो इस 12 के साथ हमने 3 को ऐड करना है। वही काम हम इक्वेशन में भी करेंगे, and we end up getting our equation for Tn as 4n plus 3, and that would be your final answer। अब यहां से आगे एग्जामिनर आपसे ये कहेगा that you need to find T of 28। तो T of 28 आप लोगों ने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए n हमारे पास क्योंकि 28 सेट हो चुका है, तो इक्वेशन में आप रख देंगे 28 और साथ में सॉल्व करते हुए इसका आंसर लिखेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी 4 times 28 which is actually 112।
plus 3 which would be 115. तो t of 28 हमारे पास आ गया है as 115. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसी क्वेश्चन से रिलेट करते हुए एग्जामिनर एक और टाइप का क्वेश्चन देता है कभी कभार, और वो यूजुअली पेपर 2 में आता है, which would say that I need to find t of 15 minus t of 12. t of 15 और t of 12 का डिफरेंस फाइंड करने को कह रहे हैं एग्जामिनर भाई. आपके पास फॉर्मूला मौजूद है 4n plus 3. आपने सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ t of 15 और उसके साथ ही आपने फाइंड करना है t of 12 को. यू हैव द फॉर्मूला एज 4n plus 3. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द वैल्यू ऑफ t of 15 एंड t of 12? आप में से कोई जो मुझे बता सके t of 15 कितना है और t of 12 कितना है? Okay, we have the first answer as t of 15 63 and t of 12 is, what is the value of t of 12? 51. Very good. Okay, I'm just assuming कि आप लोगों के आंसर्स ठीक हैं. अगर बाकी स्टूडेंट्स को लाइक कोई और आंसर मिल रहा है तो आप लोग मुझे बता दें, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड. Yes, Mina, Varda, Khatija, are you all getting the same answer? Okay, okay, perfect. तो हमारे पास t of 15 और t of 12 आ चुका है. एग्जामिनर भाई ने पूछा था कि t of 15 और t of 12 का डिफरेंस कितना होगा. तो हम क्या करेंगे, हम t of 15 और t of 12 को माइनस करने लगे हैं अब. सो इट वुड बी 63 minus 51 and you will end up having 8 as your, in fact 12 as your answer. आप लोगों को मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते मेरी मैथ्स खत्म होना शुरू हो गई है. Although the good thing is कि अब हम सिलेबस के एंड पे हैं, तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मेरा मैथ्स 0 हो जाएगा. तो जून जुलाई की छुट्टियों में मुझे फिर रिचार्ज करनी पड़ेगी अपनी मैथ्स. 63 minus 51 is 12. यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है फाइनल. और इसके बाद अब हम जा रहे हैं एक होमवर्क सीक्वेंस के ऊपर जो आप लोगों ने करनी है सॉल्व. सो वी आर हैविंग sequence of 15, 19, in fact 15, 21, 27 and so on. अब आप लोगों ने ये करना है कि मुझे बताना है t of 3, फिर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना होगा for t of 5, फिर आप लोग फॉर्मूला बनाएंगे t of n के लिए, और फिर फाइनली आप लोगों ने फाइंड करना है t of 21 minus t of 18. तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा. यू नीड टू डू दिस. और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो अपना होमवर्क क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लें. डिक्रीजिंग सीक्वेंस की मैं हेडिंग डाल रहा हूं एंड वी विल स्टार्ट दिस इन द नेक्स्ट क्लास. So for now we'll keep it till here for today. और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे को. But before leaving, I need a confirmation from you people if all of you are perfectly clear with all the concepts. या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है इसमें? ओके, परफेक्ट. तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे को. See you then. Take care. अल्लाह हाफिज.